बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। नाजरीन, ईद कुर्बान गुजरी, कुर्बानी हुई, लेकिन साथ ही साथ एक आम आवाम की कुर्बानी भी हुई। महंगाई इतनी बढ़ गई कि ईद की खुशियों को मांद करते हुए नजर आई। सूरत हाल कुछ इस तरह से हुई कि एक आम शहरी ये सवाल करने पर मजबूर हो गया कि क्या पाकिस्तान के माशी हालात कभी बेहतर होंगे या नहीं होंगे। और ऐसे में फिर वो ढूंढने लगा कि कौन सा ऐसा सियासी रहनुमा होगा जो पाकिस्तान के माशी हालात को सही कर सकेगा। इर्द गिर्द देखा तो एक तरफ एक ऐसी जमात आई नजर आई जिसने धावा बोल दिया स्टेट पर, दूसरी तरफ वो जमातें नजर आई जो कि मईशत को बेहतर करने का दावा और वादा करके आई थी, लेकिन ना तो वो दावा पूरा हुआ ना वो वादा पूरा हुआ। ऐसी सूरत हाल में एक आम शहरी कंफ्यूज्ड है कि सियासी रहनुमा कौन सा चूज़ किया जाए, किसके जो स्टाइन है उसके ऊपर टप्पा मारा जाए इंतखाबात के अंदर कि पता चले कि वाकई में माशी हालात बेहतर हुई है। इसी सारे मौजू के ऊपर बात करने के लिए पाकिस्तान की सियासत किधर जा रही है, पाकिस्तान के अंदर PMLQ जो ईद से पहले भी बहुत सारी तेज़ी में आपको नज़र आई थी, KPK के अंदर भी कुछ लोग शमूलियत इख्तियार की, पंजाब की पार्टी थी, KPK के अंदर ये बड़ी विकटें गिराना, ये सारी चीज़ें इनको डिस्कस करेंगे। हमारे साथ चौधरी सरवर साहब आज मौजूद हैं। चौधरी सरवर साहब गवर्नर पंजाब रह चुके हैं साबिक़ 2 दफ़ा, और इसके साथ साथ PMLQ के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं और प्रेसिडेंट पंजाब हैं। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू वंस अगैन। चौधरी साहब, हुकूमत की कारकर्दगी 1.5 साल हो गया। कहा यह था कि हम मईशत बेहतर करेंगे, बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, आम शहरी की ज़िंदगी की क्वालिटी, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, उसको बेहतर करेंगे। कारकर्दगी आप कैसी देख रहे हैं? वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो जाए वाली, या कुछ बेहतरी? देखिए, बात यह है जी कि ये मेरे कहने की बात तो नहीं है। अब आप देख लें कि हमारे जो हैं इस वक्त जो हमारे रिज़र्व्स हैं पाकिस्तान के, वो तकरीबन $4 बिलियन हैं। और बांग्लादेश जिसके बारे में हम कहते थे कि हमसे अलहदा हो जाएगा तो बिल्कुल मईशत उसकी तबाह हो जाएगी, लोग भूखे मर जाएंगे, तो उनके जो रिज़र्व्स हैं वो तकरीबन $29 बिलियन हैं। अफ़गानिस्तान के रिज़र्व्स जो हैं वो $9 बिलियन हैं। तो फिर उसके बाद आप महंगाई देख लें, और ये $4 बिलियन भी इस तरह हैं कि हमारे हज़ारों कंटेनर जो हैं, वो शिप्स जो हैं, कंटेनर जो हैं, वो बंदरगाह पर पड़े हैं और उनकी पेमेंट नहीं हो रही, जिसकी वजह से उनको डैमेजेस भी पड़ रहे हैं। और फिर चीज़ों की इंपोर्ट नहीं हो रही, क्योंकि आप इंपोर्ट करेंगे, फिर चीज़ें बनाएंगे तो फिर एक्सपोर्ट करेंगे। हमारी जो है टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, उसकी एक्सपोर्ट 19.6 बिलियन से कम होके 16.5 बिलियन रह गई है। और अब अगर ये मज़ीद यही हालात रहे और गैस और बिजली की कीमतें कंट्रोल में ना आईं, तो मुझे ख़दशा है कि ये जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की, ये 12-13 बिलियन पे आ जाएगी। तो फिर आप अंदाज़ा कर लें कि किस तरीके से मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है जब आपकी एक्सपोर्ट जो है वो गिर रही हों, और आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो डिस्कोज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, रेलवे है, ये जो है PIA है, स्टील मिल है, तो यहाँ अरबों रुपए का हर महीने जो है वो घाटा पड़ जाता है। तो भाई जब तक आप इन अदारों से को प्राइवेटाइज़ नहीं करेंगे, इन अदारों को प्रॉफिटेबल दोबारा नहीं बनेंगे, और हर साल इतना तो कोई अमीर मुल्क जो है वो भी 1.5 ट्रिलियन जो है सब्सिडीज़ में अफोर्ड नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान कैसे कर सकता है? तो इस मुश्किल फ़ैसले जो हैं वो हमें करने होंगे अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है और पाकिस्तान से गुर्बत का ख़ात्मा करना है, और पाकिस्तान को अपना जो है बेकारी जो है वो नहीं बनाना। अच्छा चौधरी साहब, ये तो इस हुकूमत की कारकर्दगी हो गई। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर इलेक्शन बड़े इबाहम के अंदर चले जाते हैं। PMLN पीपल्स पार्टी की हुकूमत मिलकर कुछ नहीं कर सकी। इसहाक डार साहब जवाब देने को तैयार नहीं है, शायद उनके पास जवाब ही कोई नहीं है। दूसरी तरफ एक और जमात है जो कि 9 मई को जो वाक़यात हुए उसके अंदर मुलव्विस थी। पूरी प्लानिंग के साथ स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अटैक किया गया, एक ऐसी फ़ज़ा बनाने की कोशिश की गई कि जैसे यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी हो रही हैं और साथ साथ सियासी आवाज़ों को भी दबाया जा रहा है। ये 2 जमातें हैं, ये 2 साइड्स हैं। जमातें तो बहुत सारी हैं लेकिन 2 साइड्स हैं। इन दोनों साइड्स में पाकिस्तानी अवाम तो फिर फंस के रह गए। हमारे पास ऑप्शन क्या है, किसको वोट करेंगे? देखें जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बदकिस्मती से मैं
ये समझता हूँ कि जो भी उन्होंने फ़ैसले किए, चाहे वो नेशनल असम्बली से रिज़ाइन देने का फ़ैसला था, चाहे वो पंजाब असम्बली तोड़ने का फ़ैसला था, KPK का फ़ैसला था, और फिर एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक बयानिया जो है वो बनाने का इशू था, तो इससे पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम जो है यकीनी तौर पर पैदा हुआ है। लेकिन फिर भी सियासत का जो काम होता है कि उनको इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना होता है, हालात जो हैं उनको आगे लेके जाना होता है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल संगीन गलतियाँ जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुई हैं, लेकिन माजी में दूसरी जमातों ने भी गलतियाँ जो हैं वो की हैं। लेकिन इसका इलाज फिर भी यही है कि जो लोग इन वाक़यात में मुलव्वस नहीं हैं वो सारे के सारे तो गद्दार भी नहीं हैं, सारे के सारे दहशतगर्द भी नहीं हैं, सारे के सारे करप्ट भी नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें एक जो है टेबल पे तमाम सियासी जमातों को बैठना चाहिए और मुल्क को इन मुश्किल हालात से निकालने के लिए अपना अपना रोल जो है वो अदा करना चाहिए। अच्छा, वो आपने कहा कि सारी सियासी जमातों को अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। जब मामलात इतने आगे चले जाएं चौधरी साहब, तो वो किरदार अदा करने वाला मामला पीछे रहता है, क्योंकि अभी भी तवातुर से उस तरफ से इल्ज़ामात लग रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लग रहे हैं, कत्ल की साजिश से लेकर पता नहीं क्या क्या और इल्ज़ामात लग रहे हैं अभी भी। देखें, यही तो एक बदकिस्मती हमारी ये हुई है कि एक ही अदारा है जो पाकिस्तान में पावर भी रखता है, वो हमारी सिक्योरिटी की ज़मानत भी है, और जब उस अदारे को हमने कंट्रोवर्शियल बना दिया तो इससे उस अदारे को तो चलो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा, क्योंकि उस अदारा अगर न्यूट्रल उसको कंट्रोवर्शियल ना बनाया जाता तो इन तमाम जमातों को वो कान पकड़ के इकट्ठे जो हैं वो बैठा सकते थे, उनको फोर्स जो हैं वो कर सकते थे। तो मैं तो ये बात अक्सर ये कहता हूँ कि मैं अगर एडवाइस कर रहा होता तहरीक इंसाफ को, तो मैं तो उनको कहता भी अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया है तो क्या मसला हुआ, कोई क़यामत तो नहीं आ गई, वो बल्कि ये हुआ, बल्कि फ़ायदा हुआ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई कि बहुत ज़्यादा अनपॉपुलरिटी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने से और महंगाई की वजह से उनको बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलरिटी जो है वो मिल गई। तो उनको ज़रूरत नहीं थी, ना अमेरिका को इसमें लाने की ज़रूरत थी कि अमेरिका ने साजिश की है, ना उनको किसी को मीर जाफ़र मीर सादिक कहने की ज़रूरत थी। लेकिन अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं तो फ़ोन उठाता और बाजवा साहब को फ़ोन करता कि बाजवा साहब, मुझे नहीं पता कि आप इसमें इन्वॉल्व हैं नहीं हैं, आप न्यूट्रल हैं, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वजह से मेरी सियासत बच गई। अगर आपने नहीं भी किया फिर भी हो गया तो मेरी तो सियासत बच गई, मैं तो एकदम दोबारा जो है मकबूल तरीन लीडर पाकिस्तान का बन गया हूँ। और उसके बाद मैं अपना रोल जो है वो पार्लियामेंट में अदा करता, सूबों में मेरी और उनकी हुकूमत होती। तो मैं समझता हूँ कि जो भी अगर उनके कोई एडवाइज़र थे तो वो दैट वाज ए बैड एडवाइस। अगर उन्होंने एडवाइस सुनी जाती है चौधरी साहब, तो मैं समझता हूँ, हैं जी, एडवाइस सुनी जाती है, आप रहे हैं वो एडवाइजर का हिस्सा रहे हैं, आप एडवाइस नहीं वो मर्जी तो अपनी करते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग कान में बातें करते हैं उनका असर तो वो लेते हैं। सही सही। अच्छा चौधरी साहब, मुझे बताएं, आपको इंतखाबात में इस टाइम पर कौन सी जमात के आसार लगते हैं कि ये जमात जो है ना इस टाइम पर सियासी दावपेच भी ठीक खेल रही है और आगे बढ़ती हुई नज़र भी आ रही है, हुकूमत के अंदर आती हुई नज़र आ रही है? और जो भी सियासी जमात आपके जहन में है, क्या आप PMLQ उसके साथ इल्हाक करने को तैयार हो कि अगर वो हुकूमत में आ जाए तो? देखें, जो है ना सियासी जमातें तो सारे अपने कार्ड बड़े अच्छे प्ले कर रही हैं। जरदारी साहब अपने कार्ड बड़े ज़बरदस्त प्ले कर रहे हैं, लंदन वाले अपने कार्ड जो हैं ठीक ठाक प्ले जो हैं वो कर रहे हैं। अगर किसी ने कार्ड सही प्ले नहीं किए वो तो तहरीक इंसाफ है कि इतनी पॉपुलर जमात होने के बावजूद उन्हें ख़ुदकुशी जो है की है और अपने लिए मुश्किलात पैदा की हैं और PDM की जमातों के लिए आसानियाँ उन्होंने पैदा की हैं। तो जहाँ तक हमारी जमात का ताल्लुक़ है, अभी तक कहना कोई कबल अज़ वक्त है। तो जब वक्त आएगा तो हम तमाम सियासी जमातों से डेफिनेटली नेगोशिएट करेंगे और फिर जहाँ भी मुमकिन हुआ, इत्तेहाद मुमकिन हुआ तो इत्तेहाद करेंगे। अगर इत्तेहाद मुमकिन नहीं हुआ तो भरपूर तरीके से अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत से हम इलेक्शन में जाएंगे। राइट चौधरी साहब, बात को कंटिन्यू करेंगे, अभी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं।
बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कुछ सियासी मामलात की, कंटिन्यू करते हैं। चौधरी सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि इस टाइम पर पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, और आपने इस तरफ इशारा किया। आपने कहा है हमारे मुल्क के लिए बड़ा ज़रूरी है कि साफ शफाफ इलेक्शंस हो और इसको तस्लीम किया जाए, जो नताइज हैं इसको तस्लीम किया जाए। अगर नहीं तस्लीम किया गया तो पाकिस्तान के हालात बुरे होंगे। इसके अंदर तमाम जमातों की बात हो रही है चौधरी साहब, क्योंकि एक जमात ने तो 9 मई को रियासत के खिलाफ डंडे सोटे सब कुछ उठा लिया था। देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक 9 मई का वाक़या है, वो पाकिस्तान के 99.9% जो हैं उन्होंने इसकी खुलकर मज़म्मत की है और डिमांड भी किया है कि वो लोग जो इस घिनौने जुर्म में मुलव्वस थे उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। और मैं समझता हूँ DGISPR का जो बयान है, मैं तो उससे बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने वाज़े तौर पर ये लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि इन वाक़यात में मुलव्वस चाहे अफवाज पाकिस्तान के लोग हैं, चाहे वो सिविलियन हैं, चाहे उनका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ है, बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आज हमारे मुल्क में चोरियां बढ़ रही हैं, डकैतियां बढ़ रही हैं, औरतों पे तेज़ाब फेंकने के वाक़यात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, औरतों की इस्मत दरी की जाती है, इवन के 4-6 साल की बच्चियां और बच्चे जो हैं उनको भी अब्यूज़ जो है वो किया जाता है। कब्ज़ा माफिया है, तो हर तरफ माफिया नज़र आता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में अदल व इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में जज़ा और सज़ा का निज़ाम नहीं है। ताकतवर जो है वो डिक्टेट करता है और कातिल जो हैं वो दनाते फिरते हैं, और जो मकतूल होते हैं या बेचारे विक्टिम्स होते हैं वो उनको डराया धमकाया जाता है, बल्कि यहाँ तक उनको जेलों में डाल दिया जाता है कि आपके कातिल जो हैं उनको माफ़ीनामा लिख के दो वरना आप जेल में रहो। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से हम एक इंसाफ का निज़ाम लाने में नाकाम हो चुके हैं। और मैं ये समझता हूँ कि DGISPR की तरफ से ये पैगाम कि जो लोग भी इस वाक़या में मुलव्वस हैं उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ये मेरे लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए मैं समझता हूँ कि एक अच्छी ख़बर है कि अगर कोई पार्टी जो है अबांडन करता है या पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, तो किसी भी शख्स को उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा है कि माफ़ी जो है, जो जुर्म में मुलव्वस है उसको माफ़ी जो है वो नहीं होगी। लेकिन आई विश कि एक और चीज़ हम जो है ऐड कर देते, लेकिन चूँकि DGISPR का काम नहीं है उस बात को ऐड करना, उसको मैं ऐड करता हूँ। अगर हम ये भी कर लेते कि जिस शख्स ने करप्शन की है, इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क में कमीशन खाया है, अरबों रुपए कमाए हैं, और उनके ख़िलाफ़ भी ज़ीरो टॉलरेंस हो, उनको भी जो है कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के बहुत से सियासी और मुआशी मसाइल जो हैं चौधरी साहब, फिर आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा अगर इस वाले पैमाने के ऊपर। चलो जी, आधा पाकिस्तान खाली ना हो, पार्लियामेंट तो आधी खाली हो जाए। असल बात तो ये है कि पार्लियामेंट के लोगों ने निज़ाम चलाना है। देखें दुनिया में क्या होता है, मैं चाहता हूँ कि लोगों को मालूम हो पाकिस्तान में कि जो कौमें तरक्की करती हैं वहाँ क्या होता है। वहाँ पर हमारी जो फर्स्ट मिनिस्टर थी स्कॉटलैंड की, निकोला स्टर्जन, उसके खामन जो हैं पार्टी फंड उनकी जो है आगे पीछे करने में उनका अभी कन्विक्ट नहीं हुए। वो उन पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने पार्टी फ़ंड को गाड़ी ख़रीदने में या किसी तरीके से आगे पीछे किया है, उनमें जो है करप्शन की है। तो अभी कन्विक्ट नहीं हुआ, अभी अदालत में केस नहीं गया, तो उसकी बीवी निकोला स्टर्जन ने फर्स्ट मिनिस्टर से रिज़ाइन कर दिया है, और उसका खामन जो है उसने अपना चीफ एग्जीक्यूटिव था उसने रिज़ाइन कर दिया है, और उसके साथ पार्टी के जितने भी ओहदेदारान इसमें मुलव्वस है सब अपने ओहदे उन्होंने छोड़ दिए हैं। तो काश पाकिस्तान में भी ऐसा सिस्टम आ जाए कि ऐसे लोग जो हैं जो अरबों रुपया सियासत को तिजारत समझते हैं, सियासत में पैसा कमाने के लिए आते हैं, तो उनके लिए भी कोई ना कोई इंतज़ाम जो है पाकिस्तान में हमें करना पड़ेगा अगर इस मुल्क को हमने बहरानों से निकालना है। देखें, एक तरफ तो गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, और वो कशकोल लेके
جو ہیں بھیک مانگ رہے ہیں دوسرے ملکوں سے کہ ہمیں جی پیسے دے دو، ہمارے ڈپازٹ میں رکھ دو، ہمیں ادھار دے دو، اور دوسری طرف ہماری جو ہے کیبنٹ ہے، دنیا کی سب سے بڑی کیبنٹ ہے، ہمارے خرچے جو ہیں چاہے وہ پریزیڈنسی ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے، جہاں ہمارے وزراء ہیں، چاہے ہمارے سینٹ کے چیئرمین ہیں، چاہے ہمارے بیوروکریٹس ہیں، تو ان کے خرچے جو ہیں وہ بادشاہوں کی طرف ہیں۔ صحیح۔ پوری دنیا میں جہاں میں نے سیاست کی ہے، برطانیہ میں، یورپ میں، وہاں پر اگر جو آئی جی پولیس ہے وہ بھی اپنی گاڑی پہ اپنے دفتر جاتا ہے، اپنی گاڑی پہ واپس آتا ہے، اپنے گھر کی بجلی کا بل خود دیتا ہے، اپنے ملازم جو ہیں ان کی تنخواہ خود دیتا ہے۔ تو پاکستان میں تو ہر عہدہ بادشاہت کے برابر ہے، نہیں چل سکتا اس طریقے سے ملک کو، ہمیں اس کو تبدیل کرنا پڑے گا اپنے آپ کو آپ نے یہ اگر جو ہم بات نے اس ملک فرمائی سے ہے، غربت ختم کرنی ہے۔ آپ نے یہ جو بات فرمائی ہے اس میں تو بہت واضح ہے کہ حکومت جو ہے وہ غریب ہے لیکن حکومت کرنے والے امیر ہیں، چاہے وہ اس کے اندر بیوروکریسی ہو یا باقی سارے ہو۔ لیکن چودھری صاحب اس ٹائم پر پرابلم یہ ہے کہ اس کو صاف کرنے میں پتہ نہیں کتنا وقت درکار ہوگا، اور شروع کدھر سے کریں گے، ختم کدھر ہوگا، کتنی اس کے اندر رکاوٹیں آئیں گی، کون سے عوامل ہوں گے، یہ ساری چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ دیر از نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کے اندر کرپشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن کرپشن کرنے والے کرپشن کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ آپ یہ آواز ابھی سے نہیں، بڑے عرصے سے اٹھا رہے ہیں، اس کو وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ ہنوز دلی دور است؟ بالکل آپ کی بات درست ہے۔ اب تک کی تو یہ صورتحال ہے کہ جب میں 2013 میں پاکستان آیا تھا تو اس وقت جو ہمارا انفراسٹرکچر تھا، سڑکیں بنتی تھیں، پینے کے صاف پانی کے پلانٹ لگتے تھے، یا کوئی سیوریج سسٹم بہتر ہوتا تھا، کوئی بلڈنگز بنتی تھیں، تو پروجیکٹ بنتے تھے، تو ان میں جو تھی اپنا کمیشن وہ 10 سے 15% ہوتا تھا۔ اب تو 50% تک پہنچ گیا۔ بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ ملک ڈوب رہا ہے، غریب آدمی جو ہے اس کے پاس 2 وقت کی روٹی کے پیسے نہیں ہیں، انصاف نام کی غریب آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، بچوں کے فیسیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، اور ہزاروں نہیں لاکھوں بچے ایسے ہیں جو اپنے جوتے اس گرمی کے موسم میں ان کے والدین ان کے جوتے نہیں خرید سکتے۔ 2.5 کروڑ بچہ جن کو سکولوں میں ہونا چاہیے وہ لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری جو ہے وہ کر رہا ہے، لیکن کرپشن کا ریٹ جو ہے وہ اب 50% تک پہنچ گیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی جگہ پہ ہمیں کرنا پڑے گا، وگرنہ ہمارے ملک کے معاشی حالات جو ہیں وہ کسی صورت میں بھی قابو میں نہیں آ سکتے۔ رائٹ، چودھری سرور صاحب بریک کی طرف جاؤں گی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس کے بعد پھر پی ایم ایل کیو کی اڑان اونچی جا رہی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سی یو آفٹر دی بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ چودھری سرور صاحب، پاکستان مسلم لیگ قاف آپ نے جب سے جوائن کیا بہت سارے دھڑا دھڑ لوگ آئی جا رہے ہیں، یہ کس طرف جا رہی ہے پی ایم ایل کیو؟ کیا ارادے ہیں پی ایم ایل کیو کے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میرا جو ہے پی ایم ایل میں آنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ میں نے ایک پارٹی کو ایک انسٹیٹیوشن بنانا ہے، ایک ادارہ بنانا ہے جو کہ جس میں جمہوریت بھی ہو، جس میں تنظیمیں جو ہیں نیچے سے لے کر اوپر تک ہوں، اور خاص کر یونین کونسل لیول پہ پارٹی جو ہے اس کو منظم کیا جائے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک تو میں بہت ہی لوگوں کا مشکور ہوں پاکستان کے، کہ لوگ یہ پہلے سمجھتے تھے کہ ہم صرف پنجاب کی ایک چھوٹی سی جماعت ہیں، اور ماشاءاللہ اب لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ سندھ سے، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے اور پنجاب سے شامل ہو رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں اس پارٹی کو یوتھ کی، نوجوانوں کی سب سے طاقتور جماعت جو ہے بناؤں گا۔ تو ماشاءاللہ پچھلے چند ہفتوں میں ہم نے 2 کنونشن یوتھ کے کیے ہیں۔ پہلے کنونشن میں 600-700 کے قریب لوگ تھے، اور ایک کنونشن جو ہے ہم نے کل کیا ہے جس میں 1000 سے زیادہ نوجوان جو ہیں وہ اپنی خوشی سے آئے ہیں، بڑے جوش میں تھے،
اور ماشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ جو ہیں ہراول دستہ جو ہیں وہ ثابت ہوں گے۔ پھر منارٹیز کمیونٹی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ ہم نے منارٹیز جو ہیں اپنی کمیونٹیز کو اپنی جماعت میں ان کو ایکٹیو کرنا ہے۔ تو اسی ہفتے ماشاءاللہ ہماری جو ہے منارٹیز کا بھی بہت بڑا کنونشن ہوا، جس میں 300 سے زیادہ کرسچن کمیونٹی کے لیڈرز اور ان کے بشپس جو ہیں وہ شامل ہوئے، اور سب سے بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ 3 میں سے 200 سے زیادہ جو تھے وہ کرسچن کمیونٹی سے بھی نوجوان تھے۔ پھر لائرز فورم ہے ہمارا، بہت مضبوط ہو گیا ہے، آج 25 سے زیادہ وکلاء جو ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ شرکت کی ہے، اور آج ہمارے لیے بڑا اچھا دن ہے کہ خیبر پختونخوا سے ریاض جان صاحب جو کہ فرسٹ فرنٹ کے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے خیبر پختونخوا کے انہوں نے ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے، اور سینئر وائس پریزیڈنٹ انتخاب خان چمکنی صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آج بہت سے ساتھیوں کے ساتھ سمیت ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ تو بہت تیزی کے ساتھ ہماری جماعت جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ چودھری صاحب یہ تیزی پہ ہی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ جو تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے جماعت، اس کے پیچھے اصل حقائق کیا ہیں؟ کیا واقعی میں جماعت اتنی تگڑی ہو گئی ہے، لوگوں کو اور آپشن کی بجائے پی ایم ایل کیو ہی نظر آ رہا ہے، پی ایم ایل این چھوڑ کے، پیپلز پارٹی چھوڑ کے، پی ٹی آئی چھوڑ کے، جے یو آئی چھوڑ کے پی ایم ایل کیو ایک آپشن کے طور پر نظر آ رہا ہے، یا کوئی پیچھے پوشیدہ قوتیں ہیں جو طاقت کا ٹیکہ لگائے ہوئے ہیں؟ یہ بڑا سوال پوچھا جا رہا ہے پی ایم ایل کیو کے بارے میں، بتائیے گا ذرا۔ لیکن ابھی تک تو پوشیدہ ٹیکہ جو ہے ابھی تو نہ ہمیں ویزیبل نہ انویزیبل لگا ہے، یہ سب ہماری اپنی کوشش جو ہے، اپنی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں تمام سیاسی جماعتوں سے ڈس ایلوشن ہو گئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ ٹیسٹ ہو چکی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ تمام جماعتیں جو ہیں اب برسر اقتدار رہی ہیں، جو اب بھی برسر اقتدار ہیں وہ پہلے بھی رہی ہیں، تو ہم ان کو ایک نیو ہوپ دے رہے ہیں، جس میں ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جماعت میں جو پارٹی کا کارکن ہے، جو ورکر ہے یا آفس بیرر ہے ہماری پارٹی کا، ان کو پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے عزت دے گی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پارٹی میں ہر لیول پہ الیکشن ہوں گے، لوگ خود جو ہیں اپنے نمائندے جو ہیں پارٹی کے اندر جو ہیں وہ چنیں گے۔ اس کے بعد ہم جو ونگز ہیں ہمارے، چاہے وہ وومن ونگ ہے، لائرز ونگ ہے، یوتھ ونگ ہے، مرکز کا ہے، تو ان سب کو ہم امپاور کر رہے ہیں۔ ہم صرف پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری جو ہے ان کی نامینیشن میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ان کو امپاور کر دیتے ہیں کہ جس کو چاہیں وہ شامل کریں، جو چاہیں ان کی ممبرشپ بنائیں۔ تو وہ پہلی دفعہ کسی سیاسی پارٹی میں فیل کر رہے ہیں کہ ان کو جماعت کی لیڈرشپ نے امپاور کیا۔ رائٹ، اچھا چودھری صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب کو ایک آلو برانچ دی گئی، ان کو واپس پی ایم ایل کیو میں آنے کی دعوت دی گئی، اس کا کچھ بنا، کوئی جواب آیا؟ کیونکہ چودھری صاحب تو اس ٹائم پر جیل میں ہیں اور مونس الہی صاحب باہر ہیں، اور دونوں کی صورتحال بڑی مختلف ہے، کوئی پیش رفت ہوئی اس بارے میں؟ نہیں، میرے کوئی پیش رفت جو ہے وہ میرے نوٹس میں نہیں ہے۔ پیش رفت ہونے کے امکانات بھی نہیں ہیں چودھری صاحب؟ بہت کچھ بھی کہنا بہت مشکل ہوتا ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ جو فیملی کے معاملات ہوتے ہیں نا، ان پہ کوئی بھی پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ فیملی کے معاملات اتنے خراب ہو گئے کہ چودھری صاحب اور چودھری شجاعت صاحب جو اکٹھے تھے وہ اب ایک جماعت میں بھی رہنا پریفر نہیں کر رہے، کیونکہ سوچا تو یہ جا رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں اور پرویز الہی صاحب کی سوچ میں بڑا ڈفرنس تھا۔ ویسے وہ کہتے ہیں مونس الہی صاحب کی وجہ سے میں پی ٹی آئی میں آیا، پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی، تو اگر اپنے ذہن کے مطابق انہوں نے نہیں شمولیت اختیار کی اس جماعت میں، تو کوئی راستہ تو نکالا جا سکتا ہے، کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے چودھری صاحب، کوئی ڈسکشنز چل رہی ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، میں نے عرض کیا انیکا کہ میرے جو ہے نالج میں نہیں ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر اب فیوچر میں چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب، اب فیوچر جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، پولیٹیکل فیصلوں کا، وہ بچوں نے کرنا ہے۔ تو اگر مونس الہی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ بتایا گیا ہے مجھے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی
फैसला हुआ था कि सियासत अपनी अपनी और ख़ानदान जो है हम इकट्ठे रहेंगे। तो मेरे ख़्याल में सबसे पहली बात तो ये नहीं है कि वो पार्टी में शामिल होते नहीं होते, उनके दरमियान अपने तल्क़ात को बेहतर करने की है। और मैं समझता हूँ कि चौधरी शुजात साहब जो हैं सालिक हुसैन साहब के साथ परवेज़ इलाही साहब से मिलने गए हैं, तो ये एक गुड जेस्चर था जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इन अदर वर्ड्स सियासत इकट्ठी होने के बारे में असी ना ही समझिए चौधरी साहब। नहीं हुण मैं तो नहीं ये कह सकता कि ना ही समझो, लेकिन मैं कोई नजूमी तो नहीं है ना कि कल की होना मैंने पता है। राइट चौधरी साहब, हम नहीं आपको नजूमी बनाते, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया, नहीं तो शायद मैं और इंसिस्ट करती, बट थैंक यू वेरी मच चौधरी सरवर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए। मेरी ये दुआ है, क्योंकि अब हम दुआ ही कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, कि पाकिस्तान के लिए जो भी हो वो बेहतर हो। अल्लाह हाफिज़ नासिर।